हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। ठीक है। तो आज की जो सेशन है वो लाइव प्रोसेस की हमारी तीसरी क्लास है, क्योंकि मैंने पिछले दो क्लासों में आप लोगों को क्या किया है कि लाइव प्रोसेस का 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। और बेटा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि लाइव प्रोसेस में बहुत लंबी चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको डाइजेशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़नी है, आपको एक्सक्रीशन पढ़नी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है ना। बहुत सारी चीज़ों पढ़ना है। तो इसलिए इसके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा मैं करवाऊंगा, करीब करीब 100 के आसपास करवाऊंगा। 40 तो करवा ही दिया था आप लोग को, आज मैं रेस्ट करवाने वाला हूँ। तो चलिए, नो लेट नो वेट के साथ मेरे दोस्तों, कितने लोग तैयार हैं जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो सर लिख दो, और जल्दी से क्वेश्चन का सीरीज को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो जल्दी से लिख दीजिए एक बार हाय हेलो, उसके बाद मैं आज आगे की सेशन को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे मित्र, आप लोग को मैं पहला क्वेश्चन जो स्लाइड पे दिया है इसमें क्या शो हो रहा है। इसमें बोलोगे सर, इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। यानी हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो हमारा क्या है, लीवर है। मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मेरे दोस्त, वो क्या है, लीवर है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में तो आती ही आती है, कंपटीशन के एग्जामों में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वालों, इतनी बार पूछे गए हैं कि आप भी बोलोगे कि सर क्या गजब चीज बताए हैं। तो लीवर याद रखना, आपके शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है प्यारे मित्र, लीवर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42 पता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। अगर मैं दांत की यानी कि टीथ की सबसे ऊपरी की परत की बात करूं, है ना, ऊपरी लेयर यानी कि जो अपर लेयर होते हैं उसे क्या बोलते हैं। जैसे आप अभी मुझे देख पा रहे होंगे, मैं जब मैं बोल पा रहा हूँ तो मेरी टीथ आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो दिखाई दे रही होगी वही होता है अपर लेयर। तो अपर लेयर जो होते हैं प्यारे मित्र उससे बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो अपर लेयर ऑफ टीथ होती है वो होता है क्या, हमारा इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल होता है। ठीक है। उम्मीद तो कर रहा हूँ आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैं उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग अपना काम को क्या कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। मानव आहार का सबसे लंबा भाग है। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, यानी कि आहार नाल की अगर बात करूं मेरे दोस्तों, तो उसकी जो सबसे लंबी भाग होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत होती है। उसकी जो लंबाई होती है प्यारे मित्र, वो करीब करीब अबाउट देखा जाए, यानी कि लगभग में देखा जाए तो 6 मीटर के आसपास होती है। और वो हमारे शरीर की सबसे लंबा भाग होता है। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। कमेंट में बहुत लोग का जवाब आंसर बी आया है, बहुत बढ़िया। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, बस इसी तरीके से लगे रहिए मेरे साथ। आपका जो झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम है बेटा, वो 20 तारीख से जो होने वाली है उसमें आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। बहुत बढ़िया, एकदम इसी तरह से कैसे लगे रहिए और बहुत ही आगे तक आप लोग चले जाएंगे। पढ़ाई बस इस उद्देश्य से कीजिए कि बस मुझे कुछ अच्छा करना है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, हमारी जो मुख गुहा होता है, या जिसे हम लोग ओरल कैविटी के भी नाम से जानते हैं, इसमें कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, हमसे पूछा है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारी जो मुख गुहा होती है, हमारी जो ओरल या बक्कल कैविटी होती है, उसमें टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर है प्यारे मित्र, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, नो लेट और नो बेट के साथ। देखिए क्या है, ट्रिप्सिन क्या है। आपसे ये पूछा है कि ट्रिप्सिन क्या है। तो मेरे दोस्त मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ट्रिप्सिन जो है प्यारे मित्र, ये जो ट्रिप्सिन है वो एक क्या है, तो आप बोलोगे सर ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। और ये ट्रिप्सिन करती क्या है, तो ट्रिप्सिन जो करती है ना, वो पचाने का काम करती है। क्या करती है, पचाने का काम करती है। पचाने का काम करती है। अब बोलोगे सर किसको पचाती है, तो आप बोलोगे सर प्रोटीन को पचाती है। किसको पचाती है, प्रोटीन को।
और ये प्रोटीन को क्या करती है, तो आप बोलोगे सर अमीनो अम्ल में तोड़ देती है, अमीनो अम्ल में इसको तोड़ देती है। किसको, तो प्रोटीन को। कौन तोड़ती है, तो आप बोलिएगा ट्रिप्सिन। और जिस समय प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटती है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पचे हुए भोजन का क्या, अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पचे हुए भोजन की जो अवशोषण होती है वो आहार नाल के किस भाग में होता है, यानी कि जो कंप्लीट, अगर एक तरह से बोल सकते हो फूड का अब्जॉर्प्शन हमारे आहार नाल के किस भाग में होता है। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि जो भोजन का अब्जॉर्प्शन की बात होंगे मेरे दोस्त, तो आपको बोलना है कि पूरी तरीका से जो भोजन का अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर जल का अवशोषण बोलता, किसकी अवशोषण बोलता, जल का अवशोषण, तो आपका आंसर क्या होता, लीजिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। कौन जानता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा भी आपको बता देता हूं। जल का अवशोषण अगर बोलता है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर हो जाता लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में होता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी सारे चीज होते हैं वो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट के रूप में निकाल देते हैं मजे में। लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगी। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, और लार में का लार में, तो जल्दी से बताओ लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होती है। ठीक है ना, तो देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग टाइलिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर लार में पाए जाने वाले एंजाइम को बोलते हैं टाइलिन। और ये टाइलिन क्या करती है, पचाने का काम करती है। ये किसको पचाने का काम करती है, ये पचाती है आपको स्टार्च को। किसको पचाती है, स्टार्च को। और स्टार्च क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। ठीक है, और पाई कहाँ जाती है, हमारी लारों में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं इसका आंसर क्या है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, यानी जो पूरी तरीका से पचा हुआ भोजन होता है जो हमारी छोटी आंत में मौजूद होती है, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है प्यारे मित्र, उसे किस नाम से जानते हैं। क्या आप लोग बता पाएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो मुझे, जवाब दो तो मुझे, उसके बाद मैं देख लेता हूं मेरे बच्चे कितने लोग जागे हुए हैं और किनका एग्जाम सही जाने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि जो हमारी छोटी आंत में पचा हुआ जो भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। अगर छोटी आंत की बात बोला है तो उसे बोलते हैं हम लोग काइल, चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, चाइल। छोटी आंत में जो पची हुई भोजन होते हैं उसे चाइल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि अमाशय, क्या पूछा जाता, अमाशय, कि अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है, अधपचा, अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है उसे किस नाम से जानते हैं। अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है उसे बोलते हैं हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं प्यारे मित्र। चलिए जल्दी से बताइए कर्माकुचन गति किस में होती है। कर्माकुचन गति यानी कि पेरिस्टैटिक मोशन, कर्माकुचन गति के बारे में पूछा गया है कि कर्माकुचन गति किस में होती है। क्या आप बता पाएंगे मुझे कि कर्माकुचन गति किस में होती है। देखिए कर्माकुचन गति किसे बोला जाता है, जरा से इसके बारे में जरा सा हम लोग समझते हैं। कर्माकुचन, जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, क्या कभी आपने देखा है कि सांप कुछ खाया हो, तो आपने जरूर अपने लाइफ में देखा होगा कि सांप ने कुछ खा रखा है। तो आपने ये भी देखा होगा कि सांप जिस चीज को खाया है और जहां तक वो चीज मटेरियल पहुंचा है, जहां पर वो है, देखना वहां पर जो मटेरियल जो चीज को उन्होंने खाया है वो मटेरियल जहां पर होगी वहां पर उठा हुआ प्रतीत होगा और बाकी आगे और पीछे उसका दबा हुआ प्रतीत होता है। और वो धीरे धीरे क्या होती है, इसी तरीका से आगे बढ़ती है।
और जहां पर रहेगा मटेरियल वो ऊंचा रहेगा, जहां पर मटेरियल नहीं रहेगा वो नीचा रहेगा। तो वो जिस मोशन के थ्रू आगे बढ़ती है उसी को बोलते हैं पेरिस्टैटिक मोशन, यानी कि उसे बोलते हैं हम लोग कर्माकुचन गति। और ये हम लोगों में किस में होता है, तो वैसे ही ठीक जैसे सांप में होता है बेटा, उसी प्रकार से हमारे जो ओइसोफेगस होती है ना, उसमें भी भोजन उसी तरीका से आगे बढ़ती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कर्माकुचन गति हमारे आहार नाल के किस भाग में होता है, तो आपको बोलना है ओइसोफेगस में होती है। किसमें होती है प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर ओइसोफेगस में होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 49 क्या जो बोल रही है कृमि रूपी परिशेषिका इसका हिस्सा है, यानी कि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है इज अ पार्ट ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। मेरे दोस्त मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है। हमारे शरीर में भी अपेंडिक्स है, आप लोगों को भी शरीर में अपेंडिक्स है, लेकिन अपेंडिक्स का कोई रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है नहीं। वो खाने का कोई पचाने का काम करता नहीं है। वो एक बोल सकते हो यूजलेस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो ये किसका हिस्सा है, तो आपको बोलना है कि सर ये तो हिस्सा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का तो है, लेकिन वो कोई काम करता नहीं है। तो उसे अगर निकाल कर फेंक भी दिया जाए तो उससे कोई हमारे शरीर पर असर पड़ने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग आज क्लास तो बहुत आनंद से ले रहे हो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। बहुत ही शांति तरीके से सभी लोग का जवाब भी आ रहा है और बहुत ईमानदारी के साथ सभी लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग का झारखंड बोर्ड का एग्जाम एकदम जो 20 तारीख से है वो एकदम टनाटन जाने वाली है। लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो ऑब्जेक्टिव तूफानी में मैं, है ना। बर्बाद कर दूंगा बेटा, बर्बाद कर दूंगा सारा ऑब्जेक्टिव को। बस इसी तरीका से लगे रहे, 95% आने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, क्योंकि मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा दूंगा। बस धीरे धीरे वेट करते रहो, है ना। अमाशय की अग्रभाग को क्या कहा जाता है, जो हमारे अस्टमक होते हैं, जो हमारे अस्टमक होते हैं, ये हमारा मान लिया जाए अस्टमक है। तो अस्टमक को एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ और ये हुआ नीचे का हिस्सा। तो अस्टमक की जो सबसे ऊपर जो भाग होता है, या स्टमक का जो सबसे ऊपर भाग होता है उसे बोलते हैं कार्डियक। और हमसे पूछा गया अग्रभाग, अग्र का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो स्टमक का जो सबसे अग्रभाग होगा उसका नाम क्या होगा, कार्डियक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी और हम लोग देख लेंगे। अगर पूछता कि अमाशय के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो बीच वाले भाग का अगर पूछता तो बोलते फंडिक। क्या बोलते मेरे दोस्त, एक बार जल्दी से बताओ, फंडिक। अच्छा, लेकिन अगर सबसे नीचे का हिस्सा को बोलता तो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। और ये जो पाइलोरिक है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाली जो हिस्सा होगी वहां जाके खुलेगी। यानी जो मटेरियल हम लोग जो खाते हैं वो इसी पाइलोरिक के हिस्से से नीचे निकल कर कहां जाती है, छोटी आंत में चली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, नो लेट नो बेट के साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई चाहने वाले। देखिए मैंने आपको बताया था कि अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आज के ही क्लास में आप लोग को बताया हूं कि अमाशय में जो आधा पचा हुआ भोजन होते हैं उसे काइम के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर तो आप लोग सभी लोग आसानी से दे पाओगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। कितने लोग इसका जवाब सही दे पाए थे, जरा से एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ। कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से और अपने मन से दे दिए थे मेरे बताने के बाद। यस, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है सर मैंने दिया मैंने दिया। चलो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बस इसी तरीका से लगे रहो बेटा, मेरे भाई मेरे चाहने वाले। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। जिस तरह से आपकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, अब बताइए जो हमारी डाइजेशन है वो कहाँ पूर्ण होती है। आप बोलोगे सर कहाँ पूर्ण होती है, तो आप बोलोगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कहाँ होती है मेरे भाई, आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। देखिए प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है। देखिए हम लोग खाने के रूप में विटामिन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, फैट्स भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं उसकी पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, उसकी पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, इसकी पाचन क्रिया हम लोग की स्टार्ट होती है कहाँ से? तो इसकी पाचन क्रिया स्टार्ट होती है स्टमक से, यानी कि हमारे अमाशय से स्टार्ट होती है। अब पचाने का काम देखो, पाचन की बात हो रही है तो स्टमक में कोई एंजाइम ही पचाता होगा इसे, तो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है मेरे दोस्त? पेप्सिन। ये पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्टमक में प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ये पेप्सिन क्या कर देता है कि जो प्रोटीन होता है ना, उसे पेप्टोन में तोड़ देता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लगा दूंगा आग पानी में और बना दूंगा ऑब्जेक्टिव तूफानी में, है ना? बस लगाते रहिए और बनाते रहिए और रिजल्ट अच्छा लाइए। बकवास की बातें बिल्कुल नहीं चलेगी, एकदम शांति से सही ढंग से क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अब देखिए, हमारा जो स्टमक है, स्टमक से कौन सी एसिड निकलती है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, आप लोग याद रखना कि जो हमारे स्टमक है उससे निकलता है HCl। क्या निकलती है? HCl। अब कभी कभी क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दे पाओगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ये बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं भी आपको बता दूंगा क्या होता है। जल्दी से बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे जवाब सही दे रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं भी बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है प्यारे मित्र, एकदम आराम से आप भी एग्जाम में टिक आउट करके चले आना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। नेक्स्ट वन कहता है कि अग्नाशय के रसों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि उसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सी एंजाइम होती है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और ये ट्रिप्सिन क्या करती है मेरे दोस्त? तो ये पचाएगी, क्योंकि एंजाइम है तो पचाने का ही काम करेगा। तो पचाने का काम करती है, किसको पचाती है? तो ये प्रोटीन को पचाती है प्यारे मित्र। किसको पचाती है? प्रोटीन को। ये प्रोटीन को क्या करती है? तो अमीनो एसिड में तोड़ देती है, अमीनो अम्ल में तोड़ देती है। और जिस समय प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाती है उस समय प्रोटीन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन का कंप्लीट पाचन कौन सी एंजाइम करवाती है, तो आपको बोलना है कि सर ट्रिप्सिन एंजाइम करवाती है। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होती है वो, है ना, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ूं? क्या आप लोग की आज्ञा है? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ूं ना? क्या आप लोगों की आज्ञा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? सारे बच्चे एकदम शांति ढंग से जवाब दे पा रहे हैं। मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप बहुत शांति से आज पढ़ा रहे हो। ऐसा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी कोई फायदा है नहीं, है ना? और बहुत शांति से आप लोग समझ ही जाते हैं, तो फिर ज़्यादा तेज बोलने से कोई फायदा और बनता नहीं है। आप लोग भी काफ़ी अच्छे से समझदारी से जवाब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करता हूँ। ठीक है कि पाइसीकरण क्या है? यानी कि पाइसीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अगर मैं इमल्सिफिकेशन की बात करूं और अगर मैं उसको समझाना चाहूं तो उसे अपने शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, आइए देखते हैं। अगर मेरे दोस्तों मैं इमल्सिफिकेशन की बात करूं तो मैं करना कर देता हूं स्टार्ट। देखिए, जब भी हम लोग कोई चीज खाते हैं तो क्या भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स को खाते हैं? नहीं। हम लोग भोजन के बड़े पार्टिकल्स को क्या करते हैं? खाते तो हैं, लेकिन हमारी दांत उस पार्टिकल्स को तोड़कर क्या कर देती है? छोटा कर देती है ना? चीरती है, फाड़ती है, पीसती है, और फिर वो अंदर हमारे ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है। तो इस दौरान क्या होता है कि भोजन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके सहायता से भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वसा के जटिल
अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं इसका आंसर क्या है। पता है कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, अमाशय में जो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है, इसमें क्या पाए जाएंगे? तो इसमें पाए जाते हैं, स्टमक से एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है HCl। HCl, तो इसमें क्या पाए जाएंगे? HCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसका फुल फॉर्म भी बताया था, वो देखने को मिल भी गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएंगे मेरे चाहने वाले? तो आप लोग जवाब दोगे सर ऑप्शन नंबर ए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, सही जा रहे हो सभी लोग, एकदम सही डायरेक्शन में सभी लोग जा रहे हो। बहुत बढ़िया, सारा जितने बच्चे हैं सबका जवाब एकदम बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। बस इसी तरीका से तुम लगे रहो और मैं भी आपको आगे बढ़ाता रहूंगा। चलिए कमेंट में बने रहिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है। कहा गया है अगला क्वेश्चन कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कि वसा यानी कि फैट। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फैट पर क्रिया करता है, यानी फैट को पचाने का काम करता है? तो बताइए तो कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो फैट यानी कि वसा पर क्या करता है? क्रिया करता है और उसे क्या करती है? पचाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। पता है कि मानव हृदय घिरा हुआ होता है। जो हम लोग का जो हार्ट होती है, हम लोग का जो हृदय होता है, घिरा होता है या फिर बोल सकता है ढका हुआ होता है। किससे होता है प्यारे मित्र? क्या आपको पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर बता दो। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई लोग, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। यस यस, बिल्कुल सही जा रहे हो। यस, इसका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। बच्चे बहुत तेज हो गए हैं पढ़ने में, है ना, इसीलिए तो मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने से भी आप बहुत तेज होते जा रहे हो और मुझे उम्मीद है कि आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत आंसर है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना कि हमारा जो हृदय होता है वो पेरिकार्डियम से क्या होता है? ढका होता है, घिरा होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रही है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हमारे जो हार्ट होती है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो आपकी जो हार्ट होती है मेरे दोस्त, उसमें कितने चैम्बर होती है? तो देखो कितने हैं, एक, दो, है ना, तीन, चार। इन्हें सब मिलाकर कितने चैम्बर है मेरे प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर 4 चैम्बर। तो मनुष्य के जो हृदय होते हैं उसमें टोटल चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 61। पता है कि रक्त क्या है? कभी आपने सोचा कि आपके शरीर के अंदर क्या है? आपके शरीर के अंदर क्या है? ब्लड है। और कभी क्या अब आपने सोचा कि ये ब्लड एक्चुअल में है क्या? कभी सोचा मेरे दोस्त? कितने लोग सोचे हैं अभी तक? जरा सा जवाब दीजिए तो, कि ब्लड के बारे में कभी सोचा कि सर मेरे शरीर में तो ब्लड है लेकिन आज तक पता नहीं ये है क्या? तो देखिए आज मैं बताना चाहता हूँ, ब्लड जो होती है वो एक टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? एक टिश्यू होता है। अब बोलो सर कैसी टिश्यू होती है? तो ये होती है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। ये फ्लूइड के रूप में होती है हमारे बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले सारे चीज़ों को हमारे शरीर के अनेक भागों में क्या करती है? पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना था। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक है, जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का
क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसके लिए रक्त का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो काफी ज्यादा जिम्मेदार है? तो इसका राइट होगा ऑक्सीजन की। जैसी बात आएंगी मेरे दोस्त, जैसे ही आप देखोगे रक्त में ऑक्सीजन की बात हो रही है, आपकी गाड़ी तुरंत दौड़ना चाहिए किसके पास, आरबीसी के पास। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र, वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आगे ये पूछा गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। यानी हमसे पूछा गया है डब्ल्यूबीसी का लाइव स्पेन, डब्ल्यूबीसी का क्या पूछा गया, जीवन काल। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन जो काल होती है डब्ल्यूबीसी का, वो होता है 1 वीक, बोल सकते हो 1 वीक, 1 वीक यानी 1 सप्ताह। क्या बोल सकते हो, 1 सप्ताह। ठीक है ना, 1 सप्ताह बोल सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो 1 सप्ताह कौन, इसमें देखो तो मंथ लगा हुआ है बेटा, इसमें 200 दिन लगा हुआ है, ये बोल रहा है 4 महीना से अधिक। तो अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमसे पूछा गया है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो रक्तचाप होते हैं ना, आपने सुना होगा आए दिन अपने गांव में, अपने आस पड़ोस के लोगों में, कि इन्हें ब्लड प्रेशर है। आपने सुना होगा ना, इन्हें ब्लड प्रेशर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्लड प्रेशर है ना मेरे मित्र, वो सभी लोग के पास है। ब्लड प्रेशर जो वर्ड है ना, ये सभी लोगों में है। लेकिन ब्लड का बढ़ना, ये प्रेशर का बढ़ना, प्रेशर का घटना, ये क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लड प्रेशर तो सब में है। तो क्लियर है? तो ये जो ब्लड प्रेशर जो है, इस पे कंट्रोल कौन सी करती है? क्या आपको पता है थाइमस द्वारा होता है, या आपको पता है थायराइड द्वारा होता है, या एड्रिनल के द्वारा होता है, या फिर वृष्ण के द्वारा होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि जो रुधिर चाप पर नियंत्रित होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा होती है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। लिखा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऐसा कौन सा जीव है दिए गए ऑप्शन में जिसमें हेमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है? और जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा बेटा, उसका रक्त लाल नहीं होगा। जिसमें पाया जाता है उसमें रक्त लाल होता है, जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा उसका रक्त लाल नहीं होगा। तो जल्दी से मुझे आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता होगा। जल्दी से जवाब दो, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट इतना तेज कैसे हो रहा है। जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जल्दी से बता दो। तो याद रखना कि जो मक्खी होती है ना, जो हाउस फ्लाई होती है, यानी जो मक्खी होती है हमारी, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बच्चे का जवाब सही आया है, बहुत बढ़िया। इसी तरीका से लगे रहिए, आपका रिजल्ट भी इसी तरीका से अच्छा आएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से हमसे पूछा है कि कौन सी बीमारी होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल अगर ब्लड में कम जाएगा तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं। कौन सा उत्पन्न होते हैं? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। क्या होंगे? तो आपका आंसर होगा कि सर हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होती है। अगर आपसे हेमोग्लोबिन की कमी से पूछे तो भी एनीमिया आंसर देना है। और अगर आपसे पूछा जाता कि ब्लड की कमी से क्या होता है, अगर ब्लड की कमी से पूछे तो भी आपको आंसर देना है क्या? एनीमिया।
या फिर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि आरबीसी की कमी से बताइए, तो भी आपको आंसर क्या देना है, एनीमिया। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता, और क्या पूछ सकता है, आयरन, अगर आपसे पूछा जाता आयरन की कमी से क्या होता है, तो भी आप बताते एनीमिया। तो इतने सारे चीजों का आंसर क्या है, एनीमिया है। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपने सुना होगा जब किसी इंसान का किडनी फेल कर जाता है या किडनी जो होती है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाती है, तो मरीज डॉक्टर जो होते हैं वो उस मरीज को बोलते हैं कि बेटा आपका जो किडनी है ना वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है। तो भाई अब प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है और उस इंसान को जीवित भी रहना है, तो जीवित रहने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ब्लड का शुद्धिकरण कैसे होगा, तो डॉक्टर बोलेंगे इसके लिए एक उपाय है, एक आर्टिफिशियल रास्ता भी है जिससे आप ब्लड को शुद्ध कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, डायलिसिस। तो डायलिसिस के द्वारा जो ब्लड के शुद्धिकरण होता है उसे बोलते हैं हेमो या हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। यस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हमारी जो ब्लड होती है, आपने देखा होगा कि जो ब्लड हम लोग का निकलती है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। क्या आपने कभी सोचा कि ब्लड का जो रंग होती है वो लाल क्यों होती है। तो ब्लड में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, ब्लड में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में एक आयरन पिगमेंट पाई जाती है। इस हेमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर आयरन पिगमेंट पाई जाती है ना। और इसके ही वजह से क्या होता है कि मानव जो रक्त होते हैं ना उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है मेरे दोस्त, लाल होता है। बहुत बच्चे का जवाब भी आया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। आज आप लोग बहुत बढ़िया जवाब दे पा रहे हो, है ना। लगता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है ना आप लोग की तैयारी बहुत ही सुधरती जा रही है मेरे मित्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्ला जवाब। चलिए ऐसा ही होना चाहिए। एग्जाम है ना, साल भर कैसे भी बीते कोई पता नहीं चलता, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम एक अच्छा बीतना चाहिए ताकि आपका का एक माहौल बना रहे और रिजल्ट भी अच्छा हो जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अगली क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। थोड़ी देर पहले आपसे पूछा गया था कि डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि क्या होता है, तो मैंने बताया था 1 सप्ताह। ठीक है ना। अब यहाँ पर आरबीसी के बारे में पूछ दिया है, तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है प्यारे मित्र वो होते हैं 120 दिन। कितने होते हैं, 120 दिन। कभी कभी ना आपको इस प्रकार से भी ऑप्शन में दिए जाएंगे 20 से 120 दिन, तो आप इसे भी टिक आउट करके आना, ऐसा ना कि छोड़ देना। तो मैं ये भी आप लोग को क्या कर दिया है, बता दिया है। कभी कभी 20 से 120 देंगे, कभी कभी डायरेक्ट 120 दे देंगे, तो आप उसे मार देना। ठीक है मेरे दोस्त, यानी जब भी मारना है तो ऑप्शन में 120 देख के ही मारना है, क्योंकि ऑप्शन में 120 होना चाहिए, है ना। मेरी समझाई गई बातों को जरा सा एग्जामिनेशन के दौरान क्या करना, ध्यान देना। क्या करना, ध्यान देना। कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। पता है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको कंट्रोल किसके द्वारा करता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई लोग जितने भी हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ही डायबिटीज कहलाता है। क्या कहलाता है, डायबिटीज। डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलाइटिस। तो जो डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग मधुमेह, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मधुमेह। तो ये जो मधुमेह जो होती है ना वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने से होता है। अब बोलोगे सर इस ग्लूकोज में जो ये जो ब्लड है, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है इसे कंट्रोल करने वाला कोई है कि नहीं, तो है। तो ब्लड में जो ये शुगर है, यानी शुगर क्या है, ग्लूकोज है, इसकी लेवल को कंट्रोल करने के लिए है व्यवस्था है, थोड़ी देर रुको, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त,
इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करती है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है ना। यही कारण है कि इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी आपके बॉडी में, है ना, इंसुलिन की कमी जब हो जाएगी ना, तो बेटा जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको काफी नुकसान होता है। काफी क्या होता है, नुकसान होता है। फिर उन्हें इंसुलिन का क्या लेना पड़ता है, सुई भी लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन, अगली क्वेश्चन कहता है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है, फ्लोएम में होता है, या फिर एक कोशीय पौधों में होते हैं। तो चालनी जो कोशिकाएं होती है वो होती है आपका फ्लोएम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम का क्या काम होता है। हमसे पूछा है कि वो जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। तो जाइलम, जाइलम का पहला लेटर क्या है, ज, और जल का पहला लेटर कौन है, ज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम का काम क्या होता है, हमारे प्लांट्स में पानी का क्या करना, जल का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि वहन करवाना। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, बिना आपके मेरे दोस्त मन ही नहीं लगता मुझे, बिना पढ़ाए रहा ही नहीं जाता। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ब्लीडिंग होने से रोकता है, यानी कि रक्त को बहने से रोकता है। तो रक्त को बहने से रोकने का जो काम करता है प्यारे मित्र, जल्दी से बता पाओगे उसका आंसर क्या होगा कि मैं ही बता दूं। सारा आंसर मेरे से ही उम्मीद करते हो क्या सुनने का, जल्दी से बताओ क्या होगा उसका आंसर, तुम्हें बताना इस बार, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ब्लीडिंग होने से रोकने का काम करता है और भी ब्लड का होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स क्या है, तो एक सेल है जो ब्लड में पाई जाती है, एक कोशिका है जो ब्लड में पाई जाती है, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो रक्त बह रही होती है, उसे क्या करवाना, बंद करवाना। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 74। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। जो ब्लड, जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो देखते हो ना, ब्लड प्रेशर क्या करता है, वो मापता है। तो ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, तो उसमें उसे बोला जाता है सी फैग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, सी फैग्मोमैनोमीटर। जो हाथ में लगाता है, ऐसे यहाँ पर लगा देता है और पंप ऐसे ऐसे करता है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, उसे बोलते हैं सी फैग्मोमीटर। लेकिन आपने देखा है ना, डॉक्टर एक गले में टांगा हुआ होता है, गले में टांगा होता है, जब किसी मरीज को देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से करके देखते हैं, उसे बोलते हैं बेटा अस्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं उसमें, उसे बोलते हैं अस्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, 75 की ओर। और देखिए क्या है, पता है कि समान 75 समान अनुशीतलन रक्तदाब